दैट इज टैक्सेशन फर्स्ट थिंग। और आपका ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में टूटा हुआ है बच्चे। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर थिंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये होता क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो पहले, ये वाली क्लास तुम्हारी हुई थी वैसे, हर्षिता की हुई थी, ठीक है। पर इसको मतलब प्रिसाइसली 15-20 मिनट करके आगे भी बात करूंगा आज मैं, सो दैट हम एक पेज पर आए और नेक्स्ट क्लास से सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी एक दो क्लासें मिस होंगी, वो वाली मैं कराऊंगा आप, ठीक है, वो साथ साथ ही नोट्स बनते, पर आपके लिए स्टार्टिंग से यही वाले नोट्स चलेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, ये जो टैक्स होता है, क्या मैं कह सकता हूं इट इज रेवेन्यू ऑफ, किसका रेवेन्यू होता है, हम टैक्स देते हैं किसको, रेवेन्यू किसको मिलता है, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इस रेवेन्यू से क्या करती है बच्चे, कहने से वेलफेयर ऑफ पब्लिक, यही होता है ना। पार्क बन रहे, डैम बन रहे, एक बात बताओ, अभी अब दिल्ली में AQI कैसा चल रहा है, खराब। देखा जाए तो बहुत ही सैड चीज है, हमें पता भी नहीं लग रहा कि, समझ रहे हो, हम प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, समझ रहे हो। तो किसकी गलती, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, अब तो पार्टी भी नहीं है यार, वो अभी भी गलती कर रहा है यार, या बीजेपी की, आप बीजेपी को सपोर्टर हो या आम आदमी पार्टी, बीजेपी, गुड, तभी नहीं बोल रहे, किसकी गलती है बोलो। हाँ, सब प्रणाली कौन चला रहा है? पता नहीं कौन चला रहा है। प्रणाली कौन चला रहा है पंजाब में से? अच्छा, सर जनरल पंजाब से आ रहा है ऐसा, आम आदमी पार्टी वाला। ऐसे ही होता है बेटे। एग्जैक्ट करंट, पर वो वही तो था, आप वो अभी क्लाउड सीडिंग ही तो हुई थी, पर वी शुड आई थिंक री अटेम्प्ट, अच्छा इनिशिएटिव था वो, पर बार बार होना चाहिए, मतलब वो ट्राई करके इनको करना चाहिए। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट यार, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट के पास पैसा होता है भाई, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ऐसे फाइनेंशियल देखे हुए हैं, लेकिन ये तो भाई आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो वही खराब है यार, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो भाई रोड डैम कम बना लो, कोई बात नहीं, ट्रैफिक फंस जाएंगे, मतलब अगर तुम सोचो, ये ज्यादा क्रिटिकल चीज, समझ रहे हो? और हाँ, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मस्ट भी लगे होंगे वो चीजें, तो पर यमुना तो क्लीन करनी थी ना बीजेपी वालों को, हो गई क्लीन यमुना, है कार्तिक जी। हर्षदा जी किसको वोट देती है, ABP की होगी तो मतलब किसको वोट करोगी, हाँ हाँ, मतलब वोट किसको करोगी मतलब ऐसे, हाँ सोचोगी ना, कंफ्यूज हो, नहीं, सच्चाई है कि सारी पार्टी सेम है बेटे, सिस्टम वही चलता रहता है, चेयर कुर्सी बदल रही है, ठीक है, कुछ नहीं हो, ठीक है। चलिए, मुद्दे की बात ये है, अब जैसे आप देखोगे कि अब अगर दिल्ली का हुआ है तो अब उनकी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बोलेंगी पिछली बार से तो इस बार बेटर है, क्यों है, अभी रील में आ रहा था, पर वही क्यों बोल रही है, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, गवर्नमेंट, पब्लिक ने उन्हें अपॉइंट करा, तो पब्लिक ने अपॉइंट करा, पब्लिक टैक्स दे रही है, टैक्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू से वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर बढ़ना चाहिए, ना कि AQI, पर AQI बढ़ रहा है, सो दे हैव टू कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन। एंड आप मुझे बताइए ये जो रेवेन्यू हो रहा है, ये खर्चा किसका है बेटा, कैन आई से दिस इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स। जो इंसान टैक्स पे करता है, आप में हमारा खर्चा है, हम सरकार को देते हैं और सरकार की जिम्मेवारी है वेलफेयर की। अब मेरा आपसे सवाल, आप क्या चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करो या कम से कम टैक्स पे करो, कम से कम, क्योंकि बर्गर 25 रुपए का है, 5 रुपए तक का तो टैक्स ठीक है, लेकिन अगर 25 के बर्गर पे 25 का टैक्स लग जाए, तो आप मुझे बताओ क्या आप 50 का बर्गर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदो, बोलो सर घर में जाके खा लेंगे बर्गर, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है जो भी इंसान टैक्स पे करता है, इट इज डेफिनेट बात, दे डोंट वांट टू पे मोर टैक्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि खुद गवर्नमेंट है, उनको तो आगे बढ़ के टैक्स देना चाहिए,
पर जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हूं कि सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, अपनी सारी इनकम एग्जेम्प्ट करके बैठे, एमपीज एमएलएज सब एग्जेम्प्ट। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये कि भारत देश में टैक्स आते रहना चाहिए, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू से वेलफेयर होगा। दो तरीके से टैक्स आता है, वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है बच्चे, दैट बर्डन ऑफ टैक्स, क्या लिखूं, कैन बी शिफ्टेड या कैन नॉट बी शिफ्टेड, एग्जैक्टली, कैन नॉट बी shifted to another person. Okay. And whereas in indirect tax, burden of tax can be shifted to another person. बहुत अच्छी बात है जी। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये ना प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है बच्चे। प्रोग्रेसिव का मतलब, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है, दैट इज इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, इनकम टैक्स क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम उस हिसाब से टैक्स लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप बच्चों की इनकम क्या होगी? जैसे कार्तिक जी अभी आपकी, यश, हर्षिता कहने से 0। ठीक है, और शिवांश की, शिवांश जी क्या लग रहा है दोस्त, आपकी इनकम कितनी है? क्या हुआ कहने से सर? आपकी इनकम, शिवांश जी की अगर मैं बोलूं इनकम कितनी है? सर मेरी इनकम निल, क्या ही होगी? है ना सर, अभी तो स्टूडेंट है सर। ठीक है, निल। तो आपके ऊपर टैक्स कितना होगा? निल। अब मैं आपको अपनी इनकम बताने जा रहा हूं बेटे। मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं साल का। आपको क्या लग रहा है, ये ज्यादा है या कम है? हाँ, कार्तिक जी क्या लग रहा है? 5 लाख इज ओके? नहीं, मैं वो दिखाऊंगा, डीमैट अकाउंट भी वो दिखाते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट बच्चों को दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट चैप्टर आता है उसमें, स्टॉक परचेज करते हैं उसमें आता है उसमें। ठीक है, तो 5 लाख रुपए पर एनम एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। और आपको पता है 5 लाख पे भी सरकार क्या कहती है, अरे भाई 5 लाख कमा रहा है भाई, क्या टैक्स है? तो लेकिन बेटे आपको पता है दुष्यंत सर बहुत कमा रहे हैं, हैवी। दुष्यंत सर 1 करोड़ रुपीस पर एनम, ये भी कम बता रहा हूँ। इनकम टैक्स वाले को या आप जानते हो तो कहीं उनके घर ना भेज दो, जानते हो वैसे उनकी और भी इनकम्स है। क्या है कि वो थोड़ा पालिका में उनकी शॉप है, ब्लैक मार्केटिंग का काफी काम है उनका। पंडित वो कहते हैं ना, संत इंसान है वो थोड़ा, तो वो चीज है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, 1 करोड़ पे मोटा मोटी पता है कितना टैक्स है? जनरली कह रहा हूं 30 लाख। इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बढ़ रहा है सर। अगर किसी की 2 करोड़ इनकम होती तो 60 लाख, 3 करोड़ होती तो मोटा मोटी ना 30% कर रहा हूं। ठीक है, मोटा जनरली। तो 3 करोड़ का 30%, 90 लाख। यानी कि एज एंड व्हेन यू ग्रो योर इनकम, इनकम टैक्स विल ऑल्सो ग्रो। इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव नेचर। परसेंटेज सेम रहती है, सरचार्ज और भी आ जाता है, कुछ और आ जाता है, टैक्स अलग और भी लग जाता है, अमीर लोगों पे और टैक्स देखेंगे वो। लेकिन वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है बच्चे, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव मतलब आप कितने ही अमीर हो, कितने ही गरीब हो, मैकडोनल्ड्स वाला तो बर्गर पे वही टैक्स लगाएगा ना। आप चाहे मर्सिडीज से उतर जाओ, चाहे आप पैदल चले जाओ, चाहे बाइक से आ जाओ, चाहे स्कूटर से आ जाओ, बेटे जीएसटी का रेट तो वही रहता है। समझ रहे हो? सो दैट्स रिग्रेसिव इन नेचर, दैट रिमेन्स सेम। ठीक है ना बच्चे? अच्छा जी, प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर। आप ये कह सकते हैं इट इज अ टैक्स जनरली
ऑन इनकम। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर टैक्स लगा, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमने बहुत भारी पढ़नी है, 50 नंबर की पढ़नी है, 70-75 लेक्चर पे पढ़नी है, और पूरा दम डालना है बेटा। अगर मैं आपको बोलूं 15 नंबर के एमसीक्यू, एकदम भारी एमसीक्यू आते हैं, फाउंडेशन वाले मत सोचना टिक टिक कर रहे हो, पूरे पेज के ऊपर क्वेश्चन होता, केस सिनेरियो आती है, एमसीक्यू वन लाइनर नहीं आते, और 35 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है जी। और वेयर एज अगर मैं बोलूं सर इनडायरेक्ट टैक्स में, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस। ये गुड्स के ऊपर, वो बर्गर के ऊपर टैक्स, समझ रहे हो? लैपटॉप पे अलग रेट, ट्राइपॉड पे अलग रेट, वाटर डिस्पेंसर अलग रेट, सब पे अलग अलग रेट। तो गुड्स स्पेसिफिक, इस गुड पे ये रेट, चेयर पे ये रेट, ऐसा है। और इनकम टैक्स क्या है? भाई तेरी इनकम पे है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बच्चे? एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2007। अगर जो बच्चा सीएम में स्टूडेंट होगा वो एक और पढ़ते हैं कस्टम्स, वो 7 मार्क्स का आता है। और ले दे के अगर मैं अभी सीए इंटर की बात करूं तो इधर भी बेटे 15 का एमसीक्यू और 35 का सब्जेक्टिव। ओके, तो ये आपका मोटा मोटी डिफरेंस हुआ। और हमने जो पढ़ना है बच्चे, शुरुआत जो करनी है वो हमने किससे करनी है बच्चों? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये एक्ट के नाम के अंदर ही आपको दिख रहा होगा कि अगर भैया इनकम कमाओगे तो टैक्स तो लगेगा ना, समझ रहे हो? और ये बात कौन सा सेक्शन कहता है? ये बात कहता है बच्चे सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है, जो अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, इफ एनी पर्सन अर्न्स एनी इनकम, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं आपसे, एक एक शब्द का इतना गहरा मतलब होगा ना कि आपको यही काम आएगा आखिरी दिन। आपको दिखेगा नहीं पेपर में ये पॉइंट ये आया, लेकिन ये नॉलेज अपने आप 15.12 नंबर पे अप्लाई हो रही होती, समझ रहे हो? तो एकदम स्ट्रक्चर्ड पढ़ना होगा। इफ एनी पर्सन अर्न्स एनी इनकम, इट इज चार्जेबल टू टैक्स। मतलब सर पर्सन, मतलब मेरा आपसे सवाल, क्या आप सभी पर्सन हो? जी हाँ, इंडिविजुअल हो ना आप। पर्सन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, उसमें इंडिविजुअल का नाम लिखा। आप टैक्स बचाने के एंगल से सोचो, एक टेम्पल है, वो कह रहा है हमारे पास जो चंदा आ रहा है, ठीक है, इनकम है वो उसकी है, पर वो लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम तो पर्सन ही नहीं। एक इंसान कह रहा है मैं तो भगवान हूं, पर्सन नहीं हूं, ठीक है। एक कह रहा है भाई ये मेरा जो डॉग है, ये डॉग मूवी में था, ठीक है, और इसको पैसे मिले। लोग कोशिश करेंगे अपने आप को पर्सन की डेफिनेशन से बाहर करने में, और सरकार ने पर्सन की डेफिनेशन ऐसी बना रखी है कि इस दुनिया जहां के सारे लोग आ जाएंगे, चाहे आप कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे एलएलपी हो, कंपनी बंद हो रही है, फॉरेन कंपनी है, वॉट एवर, ठीक है, खुद को भगवान बोल लो, एमसीडी, एनडीएमसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे आ जाएंगे पर्सन। मुद्दे की बात ये है, 2 क्लॉज 24 में पर्सन की डेफिनेशन आई, समझ? 2 क्लॉज 31 है, सॉरी 24 में इनकम है, 2 क्लॉज 31। पर्सन की डेफिनेशन किसमें देखेंगे हम लोग? 2 क्लॉज 31 ना। अब अगली बात यह आ जाती है भाई मेरे को जो मिल रहा है मैं उसे इनकम ही नहीं बोलता, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कहां पर है बेटे? 2 क्लॉज 20। सरकार को पता है आप कहाँ कहाँ अटकोगे, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है इनकम की, ये तो हमको देखनी भी नहीं होगी, लेकिन आप पर्सन की डेफिनेशन तो हम सारी समझते
ठीक है बच्चे। इसी तरीके से सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर है, पर वो धीरे धीरे अपने आप आपके पास आएगा। आपको आज इंटेंशन ये लेके जाना है कि इनकम टैक्स में 2 स्टेप्स होते हैं बच्चे। स्टेप नंबर 1 is computation of tax on total। सबसे पहला स्टेप है that you have to find out कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखो ले हो तो स्टेप 2 है रे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। भाई सबसे पहले तो टोटल इनकम निकालोगे ना जी। अरे सर ये टोटल इनकम क्या होता है, इसको इनकम लिख दो, नहीं लिख सकता बेटे। टोटल इनकम का मतलब टोटल इनकम ही होता है, क्या होगा आप समझोगे। तो आपको अगर मैं बताऊं, आप अगर जिंदगी में किसी भी इंसान की टोटल इनकम निकालना चाहते हो तो वो टोटल कितने हेड्स में होता था याद है। फर्स्ट होता है बच्चे इनकम अंडर द हेड सैलरी। अगर आप नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी में कितनी पैसा मिल रहा है ये आपको बताना था। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्या आप बच्चों के पेरेंट्स कोई ऐसे हैं जो जॉब करते, आपके पेरेंट्स जॉब जॉब तो मान लो आपके फादर की जॉब है और मान लो वो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, तो क्या वो जैसे कमाएंगे सरकार को फोन करेंगे 2 लाख कमा लिए जी टैक्स बताओ कहाँ पे ना बताओ। पहली बात तो ये हर महीने बताना पड़ेगा या एनुअल बेसिस पे हो। एनुअल, बिकॉज इट्स नॉट लॉजिकल। 140 करोड़ की जनता है, जो कमा रहे हैं कम होंगे लेकिन वो हर महीने जाते रहेंगे क्या सरकार के पास। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये एनुअल डेटा तैयार होगा, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। ठीक है बच्चे, मान लीजिए 2 लाख रुपीज पर मंथ, सो पूरे साल की कितनी हो गई 24 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 24 लाख। अभी आप लिखना मत जस्ट मैं ऐसी जबरदस्त वो लिखवा रहा हूं। तो 24 लाख रुपए की क्या आ जाएगी साल। क्लियर है। अगला हेड कुछ आइडिया अगर किसी को, इनकम अंडर दी हेड एक होता है बच्चे हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है एग्जैक्ट। प्रॉपर्टी से अगर रेंट आ रहा है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास घर है, किराया आ रहा है भाई घर भर। अगर मान लो मेरे पास एक घर है, मैं उसको रेंट पे दिया हुआ है और मैं रेंट पे 50 रुपए महीना कमा रहा हूँ, तो साल का कितना हुआ 6 लाख रुपए। तो मैं सरकार को बता दूंगा कि गवर्नमेंट मैंने कितने रुपए कमाए 6 लाख। बस आपको इतना बता दूं, इतना आसान नहीं होने वाला। 8 लेक्चर लगेंगे हाउस प्रॉपर्टी पे। कभी कभी होगा किराएदार पैसे नहीं देगा, कभी खर्चा हो रहा है प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, कैसे कंप्यूटेशन होगी, बहुत सारी बातें देखनी होंगी। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यह अभी कि हाँ सर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट आता है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला। देन यू हैव इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स होता है कि कोई भी चीज अगर आपने बेचा है तो उस पर प्रॉफिट। मान लो जो घर है जिस घर में हम रह रहे हैं, ठीक है, या ज्वेलरी है, अगर आपके घर में ज्वेलरी और आप उसे बेचा, आपने देखा अभी ज्वेलरी का रेट बहुत बढ़ गया, कितना हो गया आइडिया कुछ। 13 से पता है 135 हो गया था एग्जैक्टली exactly। अभी मतलब 123 हो गया। ठीक है, हाँ 24 कैरेट का ही था शायद से एग्जैक्ट मतलब। अच्छा, और अलग मतलब 22 का अलग होता है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझना कि मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मैंने खरीदी 1 करोड़ की, और मैं उसको 1 करोड़ 10 लाख का बेच दिया। आई परचेज इट फॉर 1 करोड़ एंड आई सोल्ड इट फॉर 1 करोड़ 10 लाख। तो अगर ये बेचा तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा 10 लाख। कौन से हेड में जाएगा कैपिटल गेन। बेचने की वजह से प्रॉफिट कैपिटल गेन में जाता है। और अब इसके अंदर चाहे आप शेयर बेच लो, चाहे आप गोल्ड बेच लो, चाहे आप घर बेच लो, भाई साहब ऐसे और हजार चीजें और है।
लेकिन हम 12 लेक्चर में समझेंगे कैपिटल गेन में क्या होगा। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ओहो, पीजीबीपी होता है बच्चे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सामने में आपने फाउंडेशन अभी क्लियर कर दिया, नहीं भी करा तो अगर बीकॉम में हो आप तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल तो बनाया ही है। पीएनएल से क्या निकालते हो आप? नेट प्रॉफिट। क्या होता है वो? धंधे का मुनाफा। वो मुनाफा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो। इनकम अंडर द हेड पीज, आपको सामने जितनी दुकानें दिख रही हैं वो जो प्रॉफिट कमा रही है, चाहे केमिस्ट की शॉप है, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, लापिनोज, मिनीसू, whatever, they are making sale, they are making purchase, they are preparing trading पीएनएल। पीएनएल का नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? पीजीबी। तो बेसिकली धंधा करोगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ आएगा बच्चे? पीजीबीपी। और मेरा आपसे छोटा सा सवाल, सामने एक एसी वाले भैया की दुकान है, एसी वाले भैया ने ये बातें सुनी और वो कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे हैं भाई मैंने एसी खरीदा 20,000 का। मैंने कहा बराबर। कह रहा भाई मैंने इसको 30,000 का बेचा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहा प्रॉफिट हुआ 10,000 का। मैंने कहा हाँ 10,000 हुआ। वो कह रहा कौन से हेड में? कैपिटल गेन या पीजीबी? एसी की दुकान है, एग्जैक्टली, बिजनेस। यही बात सुन के साथ वाले को भी कंफ्यूजन आई। आपने देखा है इधर कोई ज्वेलरी की शॉप है, आई थिंक ब्लू स्टोन है कुछ लिखा हुआ। ठीक है, बाहर देखोगे ज्वेलरी की शॉप है। वो कह रहा है भाई साहब ज्वेलरी खरीदी। अच्छा ऐसे अगर तुम जनरली सोचो, क्या ज्वेलर्स को बहुत फायदा हुआ होगा गोल्ड बढ़ गया तो? मतलब ना ये जो डबल हुआ है पिछले एक साल में, अगर मैं आपको बोलूं 2024 में 75-78,000 था और अभी एक 35 पहुंच गया था, तो क्या जूलर्स को फायदा हुआ होगा? देख अगर चाहे उसका बिका भी नहीं, देख आज के टाइम पे सोच के देखो, जूलर ना, मैं धनतेरस पे गया था तो मैंने पूछा कि भैया आजकल तो गोल्ड बढ़ गया बहुत। तो मेरी वाइफ कहती है कि आपको सबसे बात क्यों करनी है? ठीक है, मैं कहा तो मतलब ऐसी बात करूंगा तो ऐसे ही ठीक है। तो मैंने कहा आजकल लोग गोल्ड बेचने के लिए आ रहे हैं या खरीदने आ रहे हैं? समझ रहे हो? मतलब एक 35 था उस टाइम गोल्ड, धनतेरस वाले दिन आई थिंक एक 135 था। तो मैंने कहा भैया आजकल आप लोग गोल्ड बेच रहे हो या खरीद रहे हो? कह रहे भाई साहब सुबह से एवरीबडी इज बाइंग सिल्वर। ठीक है, सिल्वर गोल्ड कोई नहीं है, अनलेस देर इज मैरिज एट होम और देना ही देना है, लाइक यू हैव टू परचेज, एक कस्टमरी है कि खरीद रहे हैं। बट एक नेचुरल बायर जो ऐसी होता था लाख रुपए बड़े गोल्ड खरीद लेते हैं, वो रुक गया ऐसे। तो बेसिकली जूलर वाले की दुकान पे कह सकता हूँ बायर तो कम हो गए। वो अपनी ज्वेलरी को देख रहे हैं, नेकलेस खरीदा था बिक नहीं रहा रे। लेकिन बेटे सोच के देखो, उसने वो नेकलेस 75,000 का खरीदा था और वो एक 35 का होगा। तो ये भी तो उनको फायदा तो हो रहा है। लाइक दे बॉट समथिंग फॉर 75 और उनका स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी ऊपर चली गई। उनका जो स्टॉक 20 करोड़ का था, अगर वो नहीं भी बिका तो वो 40 करोड़ का हो गया मार्केट वैल्यू। मैं आज धंधा बंद भी करता हूं तो मेरा जो सारा स्टॉक था वो तो डबल प्राइस पे होगा। वो फायदा तो लग रहा है भाई, अनलेस कोई ऐसा लॉजिक ना है कि नहीं सर ऐसे नहीं होता है, जो है फायदा तो बहुत बड़ा फायदा। नहीं बिक रहा ना बिके, रेट बढ़ता जा रहा है। एसेट ही तो है, प्रॉपर्टी जैसा ही तो है। नहीं बिक रही नहीं है, प्राइस तो बढ़ रहा है। हाँ धंधे में सेल नहीं आ रही, धंधे में कैश नहीं आ रहा, पर धंधे में जो स्टॉक पड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सही चीज है भाई, मतलब बेसिक लेवल पे सब। मुद्दे की बात ये नहीं है। हाँ तो गोल्ड वाली दुकान कह रहे भाई साहब 75,000 का खरीदा था, कल ही बेचा है, कस्टमर आया था 1 लाख का। कह रहे मैंने बेचा तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 25,000 के। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कौन से हेड में डालूं उसे, कैपिटल गेन या पीजीबी पे? पीजीबी धंधा है जी उसका। लेकिन आपके घर में जो गोल्ड पड़ा है वो अगर आप बेचोगे और आपको प्रॉफिट होगा तो पीजीबी या कैपिटल गेन? कैपिटल गेन। हो गए सारे। आगे की 10 इलस्ट्रेशन और करो। Please do the next 10 illustrations. Maybe you're from very good school, so unable to understand Hindi. होमवर्क में देना। बिल्कुल घर ही समझो उसको। नीचे वो ड्राइंग रूम जो है ना, वहां पे बैठ के पढ़ लो। जाने नहीं दूंगा मैं आज। हैप्पी गुरुपुर यार, अभी सेलिब्रेट करेंगे यार गुरुपुर का। नहीं करना, गुरुद्वारे गुरुद्वारे। फोन चाहिए नीचे?
मुझे भी इसका लग इसका फोन नीचे रखवा दे। रहा है होमवर्क 10 क्वेश्चन और कर दे, नहीं जाओगे। मैं नीचे आऊंगा, देखूंगा पहले, भरोसा नहीं। चुपचाप प्रैक्टिस करो बैठ के। 10% तो 20 के बाद भी डिस्कशन आएगा और पहले कैसा है क्या है? पहले कैसा है कोई बात नहीं, आते हैं तुम ट्राई करो उसको, मैं आके देख लूँ। नहीं तो और आगे वाले कर लो, फोर फीचर और रीशू वाले कर लो, ढूंढ ढूंढ के कर लो कुछ। वो भी नहीं इनकम अंडर द हेड, आता हूँ अभी कोई। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स क्या होता है बच्चे? देयर आर मेनी अदर इनकम्स, केबीसी, लॉटरी, ठीक है, गिफ्ट्स। इफ आई से, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो हर्षदा जी आपके टोटल कितने हैं, 256 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो गया? 2,56,000। ये इंस्टीट्यूट आपको गिफ्ट देगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, हर्षदा जी खुश हो जाएंगी ना? क्यों? क्योंकि जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसे तो अच्छा ही लगता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये हर्षदा जी की इनकम नहीं हो गई? क्या गिफ्ट इनकम होता है? क्या आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट देंगे दिवाली पे, ठीक है, या आपका बर्थडे आ रहा है तो आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड, कैश, क्या ये सब गिफ्ट? मैं स्पेसिफिकली पेरेंट्स पे नहीं जाऊंगा, बट जनरली कह रहा हूं, इफ आई गिव यू गिफ्ट 2,56,000, सवाल ये है, इज इट इनकम और नॉट? आंसर इज इट इज इनकम। क्योंकि अगर बेटे सरकार ने गिफ्ट को छोड़ दिया ना, तो इस दुनिया में हर इंसान जिस चीज को पैसा वो कह रहे हैं मैं तो गिफ्ट दे रहा हूं, हर चीज गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी बेटे। तो एग्जैक्टली मैं सैलरी की जगह क्या करूंगा, नवंबर के मंथ में बोल दूंगा कि अक्टूबर में दिवाली गिफ्ट है, नवंबर में बोल दूंगा गुरु पूरब का गिफ्ट है, दिसंबर में बोल दूंगा क्रिसमस, जनवरी में 26, 12 महीने में 12 त्योहार निकालने, गिफ्ट दे दूंगा। तो एक्सपेंसेस होते लेकिन आप बच जाओगे ना, मतलब मान ले कंपनी तो एक्सपेंस दिखा देगी गिफ्ट, पर तू कह रहे एम्प्लॉय को क्या मिला? गिफ्ट। और अगर वो एग्जेम्प्ट हो गया तो जो चीज तेरे सैलरी में टैक्सेबल होती थी वो होगी नहीं, तो बोली ना सैलरी है, बोले तो गिफ्ट मिला है। तो सरकार ने क्लियर बोला गिफ्ट भी क्या हो जाता है? इनकम है। सबसे पहली बात, गिफ्ट इज इनकम, और अगर वो इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल तो उस पर टैक्स लगेगा, कौन से हेड में? अदर सोर्स। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं हर्षदा जी को 2,56,000 दूं, क्या वो इनकम है? क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? क्या उस पर टैक्स लगेगा? पर क्या आप टैक्स देना चाहते हो? आपने स्टार्टिंग में बोला था बेटा आपको टैक्स देना पसंद नहीं है बच्चे, आपने बोला था आप टैक्स नहीं दो, इसीलिए आप पे टैक्स का बर्डन ना आ जाए, इसलिए मैं आपको गिफ्ट नहीं दे रहा। ठीक है बच्चे, ऑल क्लियर टिल है? ओके। तो जो भी इनकम है वो यहाँ आ गई, और आप मुझे बताइए इन पांचों हेड के टोटल को क्या बोलूं बच्चे? ग्रॉस टोटल इनकम। ओ माय गॉड, अभी भी टोटल इनकम नहीं निकली है, जीटीआई है बच्चे, ये समझ रहे हो? जल्दी बोलो क्लास में। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा बच्चे, हम लोग जीटीआई में से कुछ लेस करते हैं, दैट इज डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है? देखो गवर्नमेंट को भी पता है कि यार आप टैक्स नहीं देना चाहते तो अपनी जीटीआई कम करना चाहते हो। मैम जल्दी बोलो क्लास में। नहीं मैम कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, नहीं कोई नहीं जाएगा, ठीक है ओके। नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा, ओके ओके ओके। अब आप मुझे बताइए, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ये क्या होता है? ऐसा मत सोचना बच्चे कि ये 5 है तो ये छठा चैप्टर है, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 2। हमारे लिए सिर्फ रेलिवेंट कौन सा होगा? चैप्टर 6 है। और जो कि ये कहता है कि 80C to 80U ये सेक्शंस है, हम ये पढ़ेंगे। और अगर आपने इन सेक्शंस के तहत अपने पैसे को इन्वेस्ट करा, जैसे कि अगर तुमने तुमने पैसा कमा लिया,
अब तुम चाहते हो कि सर टैक्स कम लगे, तो भाई इनकम कम दिखाना चाहोगे, तो सरकार कह रही है कि 5 साल की एफडी करा लो ना। बैंक के पास जाते हो, 2 साल की एफडी मत करो, 5 साल की करो। पीपीएफ में डाल दो पैसा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स खरीदो। ऐसे करते करते हजार चीजें जो हम देखें। हेल्थ इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ी खरीदोगे तो फायदा मिलता है, ठीक है, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो फायदा मिलता है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, 40-50 डिडक्शन। जैसे आप देखते हो ना जोमैटो में कूपन लगाने के लिए, एक्सिस बैंक से 10%, आईसीआई से ये ऐसे कितने सोते भाई छोड़ना, मतलब जो सीधा मिल रहा है 50 वाला वो लगा दिया। समझ रहे हो, इसी तरीके से बहुत सारी डिडक्शन कूपन है। और अगर आप गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? टोटल इनकम। प्रूफ मांगती है तुम, जैसे LIC है। आप जैसे सपोज करो, इफ आई से योर GTI इज 18 lakhs, अगर तुम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करती तो तुम्हारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 18 लाख। और अब टैक्स किस पे लगेगा? 18 लाख। ज्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा तो ज्यादा टैक्स आएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 2 लाख रुपए का गवर्नमेंट के हिसाब से, एज पर देयर स्कीम्स, कहीं इन्वेस्ट कर दो, 2 लाख रुपए जेब से निकालो, तुम्हारे ही पैसे। जैसे बताता हूं, मेरी डॉटर है, तो मैं एवरी ईयर उसके लिए 1 लाख रुपीस एक अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। आपने सुना है सुकन्या समृद्धि करके अकाउंट, ठीक है, एवरी ईयर मैं 1 लाख डालता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ही पैसा है? यस। लेकिन गवर्नमेंट कहती है इस अकाउंट में डालो, सुकन्या समृद्धि में, हम तुम्हारे को डिडक्शन दे दें। मतलब मान लो, अगर मैं बोलूं मेरा GTI 6 लाख है, GTI, मैंने 1 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि में डाला, तो 1 लाख का प्रूफ दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो मेरी टोटल इनकम कितनी आ जाए? ऐसे करते करते देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट गवर्नमेंट हैज, आप उस हिसाब से डालिए, फायदा लीजिए। हाँ दोस्तों, इलेक्शन से कोई होगा ना तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर आ रही एग्जैक्टली, एग्जैक्टली अपनी मर्जी से। तू कह रहा है मैंने अपने पैसे ये यहाँ छिपा के रख दिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को ऐसे तो मैं यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे अब जब लोग कहते हैं भाई टैक्स कैसे बचा सकते हैं, तो यही दिमाग में आता है कि भाई या तो LIC करा ले, हेल्थ इंश्योरेंस करा ले, और भी बहुत सारे यूलिप स्कीम्स, हजार इंस्ट्रूमेंट्स। मुद्दे की बात ये है भाई कि ये जो टोटल इनकम आती है ना बेटे, इसी पे, इसके बाद ही अगला स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सॉरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। आपको टैक्स निकालना होगा, ओहो, और किस चीज के ऊपर? टोटल इनकम पे। और मैं आपको ये बात बता दूं, टैक्स निकालना क्लेरिकल काम होता है। मैं आपको जब 5 क्लासेस में टैक्स सिखा दूंगा तो उसमें और कुछ नहीं है। जिस तरीके से अकाउंट्स में लेजर बनाते रहोगे तो क्लेरिकल काम ही तो होता है। समझ रहे हो, जर्नल एंट्री इज क्रिटिकल, लेकिन वो पोस्टिंग तो यही है ना, ये टू साइड, ये बाय साइड, वो जो डेबिट हुआ है। तो टैक्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी मैं गूगल पे लिख दूंगा ना 25 लाख पे टैक्स निकाल दे, तो 1 सेकंड में आ जाएगा टैक्स। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कैसे नहीं, बस। टैक्स निकालना, आप बोलो टैक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब 4 से 5 लेक्चर का डेटा का सारा का सारा एनालिसिस किधर है? इनकम कैसे निकलेगी, और निकल तो गई। अब सरकार को दिखाने के लिए हम, आप ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहते हो, कम से कम, कम से यू वांट टू अर्न इन करोड्स, बट यू वांट टू शो कि आप तो 10-15 लाख ही कमाते हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली सारा एनालिसिस किधर है बच्चे? इस कंप्यूटेशन। ठीक है साहब। और मुद्दे की बात ये है जी कि टैक्स निकालना मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, पर अभी एक स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं है। अभी मैं आपके साथ, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये अभी हमारा लेटर होगा, जगह भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब स्टार्ट होगा तो एक साथ टैक्स कैलकुलेशन अलग से देखेंगे।
ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एक दो बातें और बताना चाहूँ। यहां तक लिख लिया बच्चों ने? आपको जगह छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। चलिए, पहले हम ये समझते हैं कि सर ये क्या कहानी है, सर क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 या 25-26? एग्जैक्टली, गुड। क्या आप मुझे प्रीवियस ईयर बता सकते हैं? एग्जैक्टली, 24-25। गलत है बेटे, आपने मतलब बिल्कुल सही निकाला। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, फाइनेंशियल लिखवाया पिछला ही बोलोगे। फाइनेंशियल ईयर वर्ड कहाँ से सीखा आपने? अकाउंट्स। टैक्स वाले कहते हैं भाई अकाउंट्स की नॉलेज अकाउंट्स में रख। हम फाइनेंशियल ईयर का नाम बदलते हैं और हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। मतलब अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 25। इसका इंग्लिश का मतलब मत निकालिए आप डिक्शनरी में नहीं। इनकम टैक्स वाले से पूछोगे ना, बताइए प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा बेटे? 25। जी, अब एक और वर्ड आएगा जी, दैट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब भी आप छोटा सा लिख सकते हो, सेक्शन के साथ अभी लिखवाऊंगा वैसे तो। इट इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर, से अगला साल। असेसमेंट देखो बच्चे, आप जैसे जब पेपर देते हो, फिर वो पेपर चेकिंग को असेसमेंट ही बोलते हैं ना। तो पहले आप पेपर देते हो फिर चेक होता है, ऐसे ही पहले आप कमाते हो, फिर उस कमाई को चेक करा जाता है ना बच्चे। तो आपने कमाया और फिर असेसमेंट कब होनी चाहिए? उसके बाद ही होनी चाहिए ना। तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होता है। अभी और भी बताऊंगा इस पर आपके हिसाब से कौन सा साल लिखूं? 26? पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, आप कोई नोटिस दिखाऊंगा आपको इनकम टैक्स के, स्क्रूटनी नोटिस आया है, तो फाइनेंशियल ईयर वर्ड वो लिख दे तो उनकी मर्जी, पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो। और अगर आपको ये क्लियर है, तो आप बताइए, अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा बोलूं? 18-19 असेसमेंट ईयर। और अगर असेसमेंट ईयर 17-18 है, तो मैं प्रीवियस ईयर कौन सा बोलूं? एग्जैक्टली, फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है यहां तक? पहले एक इनकम टैक्स का बंदा कह रहा है आपको, प्लीज ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैं आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल की बात ही कर रहा हूं अब, दैट इज पीएनएल फॉर असेसमेंट ईयर 10-11। तो भैया आप मुझे बता दो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसको दोगे, किस पीरियड का दोगे? वो आपसे मांग रहा है असेसमेंट ईयर 10-11, तो क्या 1-4-10 से 11 का दे दो? अगर वो 10-11 बोल रहा है असेसमेंट ईयर, तो फाइनेंशियल कौन सा बोल रहा है? एग्जैक्टली, तो 1-4-9 से लेके
31 मार्च 10 का दोगे। अगर आप 10-11 दोगे, भाई इतना नहीं आता क्या तेरे को? आप समझ रहे हो? वो लैंग्वेज में बोलने को आया, वो 10-11 लेकर, अब वो बोलना चाह रहा है 9-10। समझ रहे हो? previous year can be for 12 months or less। सर 12 महीने से कम भी हो सकता है। हाँ बेटे हाँ। कैसे होगा मैं बताऊंगा ना आपको। बट assessment year is always for 12 months। सर ये क्या बोल रहे हो आप सर? छोड़ो ना बेटे, क्या बोल रहा हूं। आप बस अभी लिख लो, इसको जस्टिफाई करना मेरा काम है। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? एक सेकंड। कॉलेज का what did we have said? तुम्हारी नहीं क्यों? अच्छा, वैसे तो साक्षी ने टैक्स का आई थिंक ले लिया था, तो उसका तो ये वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। और कृष्णा भी नीचे बैठा हुआ है। चलिए आइए, अब ये मैं क्या लिखा है ना, मैं एक बार एक चीज बोलता हूँ। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम कैसे होगा? मान लो एक इंसान है और वो उसने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे आप लिख लेंगे ऐसे, मिस्टर ए। और क्लिनिक क्या बात कर रहे हो? नौकरी की बात कर लो। क्या मैं कह सकता हूं अभी कल ही ये जो रिजल्ट आया तो सीए बन गए होंगे कई सारे कैंडिडेट्स, कई सारे बच्चे? क्या मैं कह सकता हूँ हो सकता है आज से वो नौकरी पे भी जा रहे हो सकता है ना? ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए सीए हिमांशु जी। ठीक है, हिमांशु स्टूडेंट था 2-4 साल पहले, तो भी उसका फिर फोन आया था कि ऐसे सीए बन गया। तो मान लो सीए हिमांशु ज्वाइंट इन्फोसिस ऑन 5 नवंबर 2025। अरे सर आज ही ज्वाइन करा है? हाँ बेटे हाँ। अब आप मुझे बताओ, इससे पहले वो कमा रहा होगा? नहीं। अब आर्टिकलशिप की डिटेल में मत घुस जाओ। मान लो कि कुछ नहीं कमा रहा, क्या मैं कह सकता हूं आज से कमाना शुरू कर रहा है? तो आप मुझे बताइए, अब वो कमाएगा तो उसके लिए फर्स्ट टाइम ही इज अर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ईयर 25-26 बोलूं, या मैं ये बोलूं प्रीवियस ईयर है 5-11-25 से लेके 31 मार्च 26। क्लियर है? बट इसी बंदे के लिए असेसमेंट ईयर क्या बोलूंगा? 26-27। 26-27 समझिए, उसमें नहीं होता ऐसे बार। एंड दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। आप भी जब फर्स्ट टाइम कमाओगे तो और इतना सरकार देख भी नहीं रही है, तो एग्जाम पर्पस के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये तो एग्जाम के लिए कि पेपर में बाय चांस 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाए और ऑप्शन दे दे प्रीवियस ईयर ये है या पूरा का पूरा है, तो मैं बताऊंगा। अब चाहे भाई तू फर्स्ट टाइम नौकरी कर ले, चाहे बिजनेस शुरू कर ले, चाहे गोल्ड बेचाओ, जो भी फर्स्ट टाइम कमाओगे जिस दिन से कमाया वहां से लेके साल के एंड कोई प्रीवियस ईयर बोलूंगा। समझ रहे? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक आप प्रीवियस ईयर असेसमेंट जैसे पूरा फेमिलियर नहीं है। अब आपको समझ आएगा और बस फिर हम लोग डिस्कशन वो देखेंगे। ऊपर वाला लिख लिया? ऊपर वाला लिख लेना बच्चे एक बार। और अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 1-4-25-26, और असेसमेंट ईयर कौन सा? 26-27। बहुत अच्छी बात है जी। ध्यान से देखना, बस 5 मिनट का डिस्कशन है ये। क्या मैं इसे प्रीवियस ईयर कह सकता हूँ, इसे असेसमेंट ईयर कह सकता हूँ? यस।
अभी 25-26 चल रहा है ना, क्या मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चों के पेरेंट्स प्रीवियस ईयर में पैसे कमा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, घर का किराया आ रहा है पैसे कमा रहे हैं। सो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया के लोगों की अगर मैं अभी बात करूं तो भाई इन प्रीवियस ईयर ये लोग अर्न कर रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं। कहां तक गाड़ी चल गई है अभी तक कह सकता हूं, अक्टूबर महीना खत्म हो चुका है, अप्रैल मई जून कमा चुके हो आप, अप्रैल टू अक्टूबर कह सकता हूं बच्चे। गवर्नमेंट को बता दिए हो क्या कितना कमाया है? गवर्नमेंट को कब बताओ? असेसमेंट? ना 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 ना, 31 मार्च नहीं है ब्रो। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पीरियड में आप जो कमा रहे हो हमारे पास आना 31 जुलाई 26, असेसमेंट ईयर में 31। कंपनीज के लिए 31 अक्टूबर होता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन नवंबर होता है, ये भी अपने में एक चैप्टर। यानी कि इस दिन हर कोई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरता है बच्चे। हाँ असेसमेंट डेट्स अलग होती है। नहीं, वो बजट की बात करूंगा, इस पीरियड में जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से। पर जैसे आपने जुलाई सेट किया है, ये फिक्स्ड है, सैलरी वालों के लिए, कंपनी के लिए अक्टूबर है, ऐसे वो हम पढ़ेंगे अब फिर, मतलब वो चैप्टर अलग है तब देखेंगे। तो बेसिकली आप अर्न कहाँ कर रहे हो बच्चे प्रीवियस ईयर में? मान लो तुमने क्या अर्न करा बताए, सैलरी कमाई तुम्हारी 18 लाख, पर तुम सरकार को कब बता रहे हो? 31 जुलाई को। यानी कि मैं लिख रहा हूं यू आर सबमिटिंग द डिटेल्स ऑन 31 जुलाई। क्लियर है बच्चे? विच मीन्स सबमिटिंग डिटेल मतलब, ओ बेटे सबमिटिंग डिटेल मतलब ये फॉर्म अपने लिए थोड़ा ना बनाया था। सरकार का जब फॉर्म देखोगे ना, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो ऐसा ही फॉर्म दिखेगा। और ऐसा फॉर्म आप कब भर रहे हो? असेसमेंट ईयर में। अभी ना 10 मिनट लगेंगे मैं, ठीक है? तो एक बार नीचे ही बोल दिया बच्चों। और उसमें आप क्या लिखाओगे? सैलरी कितने की? 18 लाख की, और तो कोई था नहीं। तो जीटीआई भी कितना? 18 लाख। इजी रखेंगे। मान लो डिडक्शन भी मैंने कोई नहीं ली, तो मेरी टोटल इनकम क्या आ गई? 18 लाख। लो जी लो। और बेटे 18 लाख के ऊपर मान लो टैक्स कितना आ रहा है बेटे? 2 लाख। ना मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो 18 लाख पे 2 लाख का टैक्स आया है, ये गवर्नमेंट को पे कब करा जा रहा? असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? कमाया कब तुमने? गवर्नमेंट को कब बता रहे हो? टैक्स कब दो? असेसमेंट ईयर। नाउ लेट मी आस्क, यानी कि जो अंबानी जी अप्रैल के महीने में कमाते होंगे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 1 साल 4 महीने बाद जमा हो रहा है। आपको लग रहा है सरकार इतनी बेसिक चल रही है? यानी कि आपके फादर जो जॉब कर रहे हैं, अभी 6 महीने नौकरी कर ली उन्होंने, उसका टैक्स अभी तक सरकार पे नहीं पहुंचा। पहुंच गया भाई साहब, टीडीएस भी पढ़ चुके तुम जिंदगी में, बेसिक वाला तो। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता था, मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं 1 लाख रुपए, सरकार कहती है सारा मत दे उसको, इनकम में थोड़ा यहां जमा कर दे। यानी कि जो टैक्स होता है ना बेटे, यहां जमा ना हो रहा भाई। हाँ, अगर आप यहां जमा करते हो यू आर एट अ डिफॉल्ट, ठीक है? आपको जमा कहां करना पड़ेगा? टैक्स इज पेड इन प्रीवियस ईयर itself. ओके। सरकार कहती है भाई अप्रैल में कमा रहे हो तो हमें भी दे दो भाई उसका हिस्सा। आप कमाओ अप्रैल में और तुम अगले साल जुलाई में पैसा दो।
आप मुझे बताइए, क्या सबका साथ सबका विकास यही सिखाता है? आपने कब कमाया? अप्रैल में। सरकार करे हमें भी। और कैसे आएगा? सेल अभी जितना आपकी विजिबिलिटी है उसके लिए तो बहुत आसान है समझाना। आपके फादर जॉब कर रहे हैं, आपके फादर को जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स कंपनी खुद ही कैलकुलेट कर लेगी, और कैसे निकलेगा वो अलग चैप्टर है, लेकिन कुछ पैसा सरकार को एवरी मंथ। यानी कि किस तरीके से पैसा कट जाएगा? इन द नेम ऑफ टीडीएस, इन द नेम ऑफ टीसीएस। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये क्या होता है? अभी हम बहुत छोटे हैं बेटे, पहुंच जाएंगे। आप मान लो आप नौकरी कर रहे हो मेरे यहाँ, मैं आपको महीने का 1 लाख दे रहा हूँ, आप साल का 12 लाख कमा रहे हो, तो मैं आपको पूरा 12 लाख दूं या कुछ डिडक्ट कर दूं? डिडक्ट कर। अब दूसरा सवाल है, सरकार तो हम दोनों को देख रही है, पैसा एक्सचेंज कर, सरकार के पास जमा करने कौन जाए? मैं जाऊंगा। बिकॉज बीइंग एन ऑर्गेनाइज, टीडीएस होता है जो बंदा, अब आप सोच के देखो ना, रिलायंस इतने सारे एम्प्लॉयज को पैसा दे रही है, मैं एक एक एम्प्लॉय को पकड़ूं या रिलायंस को पकड़ लूं? रिलायंस को। तो इट इज पेड बाय डिडक्टर, द वन हु डिडक्ट्स। मैं डिडक्टर हूं, जिसको डिडक्ट करना है। मेरे को शौक नहीं है, इनकम टैक्स में लिखा है मैंडेटरी है, नहीं करा तो पेनल्टी लग जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा सर मैकडोनल्ड्स वाला बर्गर बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है हर बर्गर पे, इनकम हो रही है, क्या तुम उसका टीडीएस काट रहे हो? तुम ही तो हो वो जो 50 रुपए दे रहा है। पर क्या तुम टीडीएस काट रहे हो? नहीं काट रहे। क्या तुम्हारे बस की टीडीएस? नहीं, 10 नंबर लेना पड़ता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, रिटर्न जाते हैं उसकी पूरी। तो इसका ना मैकडोनल्ड्स पे तो पैसा आए ही जा रहा है और सरकार पे भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही बात। सरकार ने बोला है भाई छोड़ेंगे नहीं, एक और चैप्टर आ जाएगा, दैट इज एडवांस टैक्स। ये आपको खुद से जमा करना पड़ेगा। सर हमें नहीं पता क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। धंधा चला रहे हो तो धंधा चलाने के लिए जो लॉ लग रहा है वो सीखिए, नहीं तो अपॉइंट करिए सीएससी एससीएम। मैकडोनल्ड्स पे जो भी पैसा आ रहा है सीधा पैसा आ रहा है, सरकार बीच में ही नहीं है। आप बर्गर खरीद रहे हो, मैकडोनल्ड पे पैसा जाया जा रहा है, डिडक्टर पैसे नहीं काट रहा, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको खुद से मैकडोनल्ड्स को क्वार्टर बेसिस पे 4 डेट्स होती, खुद से जमा करना पड़ेगा। और मुद्दे की बात ये बोलूंगा, बस खत्म होने वाली बात, 18 लाख की इनकम है। अभी एक बार 5 मिनट वेट करो, एक बार 5 मिनट बैठ जाओ, ठीक है? एक दिन पढ़ने को मिल गया तो हालत खराब होगी तुम्हारी है। ठीक है, आप मुझे बताइए, सपोज करो 18 लाख इनकम है, ठीक है? सपोज करो अच्छा टैक्स कितना था उससे वैसे? 2 लाख। तो 1 लाख का टीडीएस कट गया और 1 लाख का एडवांस है, खुद से जमा। भाई अगर टीडीएस नहीं कटा तो खुद से जमा करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, जब आप इधर आए तो टैक्स आपका पेबल कितना है बेटे? 2 लाख। लेकिन आप सरकार को बताओगे अरे गवर्नमेंट मेरा तो टीडीएस कट गया है, उसी साल में कट गया टीडीएस। अरे गवर्नमेंट मैंने तो एडवांस टैक्स भी दे दिया है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आपका कुछ टैक्स पेबल है? आंसर इज दिस इज द आइडियल सिचुएशन दैट गवर्नमेंट वांट्स। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपने कमाया यहीं, पेमेंट भी यहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है, फॉर्म भर दो सरकार को बता दो। लेकिन लाइफ बेटे इतने सारे करोड़ों लोगों की जनता है, जरूरी थोड़ा ना ये आइडियल सिचुएशन चले। मान लो अगर सिर्फ टीडीएस कटा 1 लाख, उसने नहीं जमा करा एडवांस टैक्स, तो आप मुझे बताइए उसका टैक्स पेबल कितना आएगा? 1 लाख। तो ठीक है भाई, रिटर्न भरते टाइम जमा कर दे, और सरकार इंटरेस्ट भी लगा देगी अब, बिकॉज दिस इज नॉट गवर्नमेंट वांटेड। आप रिटर्न वाले दिन मुझे टैक्स जमा करने आए हो, अच्छी बात है, कर दो, पैसा आता हुआ कौन मना करेगा, ब्याज लग जाएगा। लेकिन जब आप इसको पे करोगे तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे? अच्छा आप ना ऐसे, चलो मैंने यहाँ कर दिया तो 1 मिनट रुकना, नोट डाउन पहले वाला ही रहने दो चाहे पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन बना दूंगा।
टैक्स पेबल है मान लो 2 लाख, 1 लाख का टीडीएस और 1 लाख ही पेबल, इसको हमें पे करना पड़ेगा, और हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। ओके, असेसमेंट ईयर में पे करा हुआ टैक्स को बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। बहुत अच्छी बात है। आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है, नहीं आ रही पर वेरी सून आ जाएगी। सर मान लो अगर 2 लाख रुपए का टैक्स पेबल है, टीडीएस 1 लाख कट गया, और मैंने गलती से एडवांस टैक्स ज्यादा जमा कर, हो सकती है गलती भाई, सरकार के पास कितना ज्यादा चला गया, 50,000। अब सवाल ये है, ये आगे के साल में एडजस्ट होगा या रिफंड मिल जाता? रिफंड मिल जाता। एडजस्ट एडजस्ट का काम नहीं होता, रिटर्न भरो, बैंक डिटेल दो, 5-6 दिन में पैसा वापस आ जाता है आज के टाइम। यानी कि आपको इस पैसे का क्या हो जाएगा बच्चे, रिफंड विल बी। और एक और बात सुन लो, along with इंटरेस्ट। तुमने ज्यादा पैसा सरकार पे रख दिया, ज्यादा रख दिया, तो क्या सरकार तुम्हें इंटरेस्ट के साथ देगी? हाँ बेटे हाँ। कितना परसेंट मालूम है? 6%। मान लेते रहे 1 करोड़ रुपए बड़ा सरकार पे, 1 साल से नहीं आया, टेंशन वाली बात नहीं है, 6% पे कैलकुलेशन चल रही है। कभी कभी रिफंड अटक जाता है ड्यू टू एनी रीजन, देखेंगे बड़े मैटर होता है तो रुक जाता है। 6 साल से रुका हुआ 1 करोड़, तो टेंशन वाली बात नहीं, 1 करोड़ पे 6% बन रहा दूंगा। मुद्दे की बात ये है, आखिरी बात करूंगा बस यही, क्या ये इंटरेस्ट इनकम है बच्चे? क्या इस इंटरेस्ट को इनकम बोल दूं? बिल्कुल। सर मेरा 1 करोड़ फंसा था, 1 करोड़ आ गया, उसको इनकम नहीं बोल रहा, लेकिन 1 करोड़ पे जो 6% ब्याज आएगा वो तो इनकम है। क्या ये इनकम है? हाँ जी सर इनकम है। क्या ये टैक्सेबल है? हाँ जी टैक्सेबल है। अब आप बता दो आपके हिसाब से कौन से हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए? अदर सोर्स। ब्याज नहीं तो कहाँ डालोगे, यहीं तो डालना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो पैसे हैं जो बैंक में पड़े हैं जिससे ब्याज आ रहा है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। समझ आई यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो सिर्फ सेक्शन लिखेंगे और सारी बात हो गई है बच्चे। क्या बच्चे? अंडर सेक्शन यूएस अगर मैं लिखूंगा तो अंडर सेक्शन 140A। कही क्लियर? अब एक छोटी, हाँ दस। टीडीएस कटेगा इतना दे देंगे, ओवर टैक्स अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ लगेगा है। इसी साल में एडवांस टैक्स की जो डेट होती है ना, चैप्टर चैप्टर करें, हाँ एक सेकंड बस कर रहा हूँ, 4 डेट यहीं पे होती है, तो यहाँ कमाएगा यहीं जमा करेगा, वो अलग चैप्टर है 2 क्लास का, वो देखेंगे क्या डेट होती है कैसे कैलकुलेशन हो। ठीक है हाँ बस। हो गया? देख दोस्त, ऐसा हो सकता है कि तेरा जो टैक्स है ना वो 2 लाख है, लेकिन आपने जमा कर दिया टोटल 2.5 लाख, तो टेंशन रह गया तो ज्यादा चला गया, रिफंड मिल जाता है बहुत इजीली रिफंड। ठीक है, रिफंड भी मिल जाएगा, बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे दूंगा, क्योंकि वो पैसा तेरे बैंक में होता तो कमा लेता, सरकार कह रही है 6% ले इंटरेस्ट, समझ रहे, और वो इनकम है वो टैक्स हो गई। क्लियर है? लास्ट बात बेटे मैं पहले लिखवा सकता था, प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 3, और असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9। सेक्शन 2 क्लॉज 9 आ जाओ। कहिए क्लियर है बच्चे? ओके, तो आपने ये सारा डेटा ही एब्जॉर्व कर रहे हैं, आपने कोई बुक नहीं खोलनी है अभी, एक सीक्वेंस से होता है, जब कोई चैप्टर पूरा क्लोज होगा तो ही सीक्वेंस दिखेगा आप। ठीक है बच्चे, आपको नोट्स अपडेट ऐसे ही चलाते जाने सीक्वेंस से, क्लास 1 क्लास 2। ठीक है, यहां तक रखेंगे, और
नेक्स्ट क्लास अब आपकी कैसे होगी, किस तरीके से करूंगा एक बार बताओ, ठीक है। अभी तो पहले अलग ही चलेगी, ठीक है, डीटी का तो पूरा अलग ही चलेगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।